गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन विज्ञान की पाठशाला में हमारे सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जब भी कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है, कोई विशेष आपका एग्जाम हो या कोई विशेष पर्व होता है, मैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आता हूं। कभी कभी वार्षिक उत्सवों पर मैं मोटिवेशन क्लास लेके आता हूं। अब आज का समय बच्चों बहुत महत्वपूर्ण समय है। अब आपके कुछ एक दिन में ही प्रायोगिक परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। हो सकता है कुछ बच्चों की हो गई हो। जिन बच्चों की अभी तक प्रायोगिक परीक्षाएं चालू नहीं हुई हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में लेके आया हूं। आज के इस कालांश में आपको यह बताया जाएगा कि आप जब प्रैक्टिकल करने के लिए अपने विद्यालय जाते हैं, यानी कि मेन प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए जाते हैं, आप किन किन तैयारियों के साथ जाएंगे, आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, इस बात की भी चर्चा की जाएगी। साथ में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण भाग वाइवा सबसे महत्वपूर्ण भाग है बच्चों ये, क्योंकि यहां आप अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को इंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? यहां आप अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को इंप्रेस करते हैं अपनी योग्यता से, और उसी के आधार पर मुख्यतः आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो ज्यादातर बच्चे वाइवा से डरते हैं। मैं आपके जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, उन सभी प्रैक्टिकलों के वाइवा को भी समझाऊंगा। इससे पहले भी बच्चों मैंने टाइट्रेशन के वाइवा का वीडियो भेजा था आपको, आप उसे भी देख सकते हैं। वो पहले डला हुआ है, दोनों वीडियो की लिंक प्रेषित कर दूंगा मैं। वो उसके अंश भी इसमें समाहित हैं। आपके जितने भी प्रयोग हैं सबका वाइवा किया जाएगा, सबके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप घर से निकलेंगे तो आपको अपने साथ सबसे मुख्यतः 3 सामग्रियां ले जानी है। सबसे पहले आपको ले जानी है प्रैक्टिकल फाइल। आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी, जो कि आपके विद्यालय के आपके अध्यापक द्वारा साइन की हुई होना अनिवार्य है। उसमें आपके द्वारा आप जितने भी प्रैक्टिकल करवाए गए हैं, उन सभी प्रैक्टिकलों को लिखी हुई एक फाइल आप अपने साथ ले जाएंगे, जो कि अनिवार्य है आपको ले जाना। उस पर आपके विद्यालय के अध्यापक के साइन होना अनिवार्य है। यह भी आपको ध्यान रखना, अगर नहीं हुए हैं तो अतिशीघ्र करवा लें आप। दूसरी बात, आपको एक प्रोजेक्ट फाइल भी लानी है। आपके प्रैक्टिकल किस प्रकार लिखते हैं, प्रोजेक्ट किस प्रकार लिखते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो आपको भेजा है बच्चों। आप अगर अभी तक नहीं लिखें तो अति शीघ्र उसमें से लिख लें और अपने अध्यापकों से उसको साइन करा लें, दोनों। ठीक है नहीं? नंबर 3, आपको एक चार्ट ले जाना है, एक चार्ट बनाकर ले जाना है। आपके केमिस्ट्री के बहुत से टॉपिक हैं, उनमें से किसी भी टॉपिक से संबंधित आप एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट को भी एक चार्ट पेपर पर बना के आपको अपने साथ ले जाना है। यह 3 तो अनिवार्य चीजें हो गई, ये तो आपको निश्चित ले जाना है, मतलब ये तो ले ही जाना है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में। इसके अलावा आपका विद्यालय अपने स्तर पर यदि आपसे कोई चीज मंगाता है, कुछ विद्यालयों में बच्चों से टेस्ट ट्यूब मंगाई जाती हैं, कुछ विद्यालय में बच्चों से होल्डर मंगाए जाते हैं, या अन्य जो भी सामान होता है वो मंगाया जा सकता है। वो आप विद्यालय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहां पे लेके जाना है। मुख्यतः तो ये 3 चीजें आपको लेके जाना है। ये आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में घर से निकलते समय आपके पास ये तीनों चीजें होना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा खराब हो सकती है। नंबर 4 और महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस। मतलब आप ये भी ध्यान रखना है, जब आप जाओगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, आपको दृढ़ निश्चय के साथ जाना है कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम तो अच्छा ही होने वाला है। कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस मैं आपको दिला रहा हूं बच्चों। आज आपके लिए एक वाइवा की सीरीज लेके आया हूं,
और वाइवा से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप एक्सटर्नल के सामने जाएंगे, वो आपसे वाइवा पूछेगा, आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, आपको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप प्रैक्टिकल कर लेंगे। चलिए, पहला प्रयोग जो है, जो आपका 3 प्रयोगों में से पहला प्रयोग है, जिसको हम अनुमापन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसको हम अनुमापन कह रहे हैं। अनुमापन का वाइवा कैसे होगा, प्रश्न आता है। पहले, इससे पहले एक बात और बता दे बच्चों आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, आप जो चार्ट पेपर ले जाएंगे अपने साथ, आप जो चार्ट पेपर ले जाएंगे, उस चार्ट पेपर में जो भी टॉपिक आपका लिखा हुआ है, उस टॉपिक से संबंधित पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चों। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक्सटर्नल चार्ट पेपर खोल के देखेगा और उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप पीरियोडिक टेबल का चार्ट पेपर लेके जाते हैं, आवर्त सारणी का चार्ट पेपर लेके जाते हैं, एक्सटर्नली आपका चार्ट पेपर खोला और उन्होंने कहा इस पीरियोडिक टेबल का नाम क्या है। आप कहेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यदि आपने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई होगी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होगी। फिर प्रश्न आएगा इसको किसने बनाया, आप कहेंगे इसको मोस्ले ने बनाया। ठीक है नहीं? प्रश्न यह भी आ सकता है इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, आप 18 ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, ये भी बता सकते हैं। पहले पीरियड्स के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, आप एल्कलाइन मेटल्स कहेंगे। इस सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी आप जो चार्ट पेपर पे बना के ले जाएंगे, उस चार्ट पेपर की जानकारी होना आपको अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। चार्ट पेपर पूरा स्टडी करके जाएंगे, तभी आपका काम बनने वाला है। इसके बाद आपका प्रयोग आता है, जिसको कि हम अनुमापन या टाइट्रेशन कहते हैं। अनुमापन या टाइट्रेशन कहते हैं। जब आप ये प्रयोग करेंगे, इसमें क्या होगा, आपको एक m बटे कोई भी नॉर्मलता, जैसे हमने 20 मान ली, m बटे 20 मोलरता का आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन दिया हुआ होगा। हो सकता है आपको बनाना भी पड़े। उस विलयन की सहायता से आपको अज्ञात विलयन का, अज्ञात विलयन कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट, इस अज्ञात विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है। सांद्रता ज्ञात करनी है। प्रयोग कैसे किया जाता है मैं आपको बता चुका हूं, कई वीडियो डाले हैं बच्चों मैंने, आप वहां देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे यह हमें देखना है। जब आप अनुमापन कर रहे हो सकता है एक्सटर्नल आपके पास आ जाए, वो आपसे कहे बेटा कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप कहोगे सर मैं टाइट्रेशन अर्थात अनुमापन कर रहे हैं। तो वो आपसे पूछेगा अनुमापन किसे कहते हैं। मैं प्रश्न वही बता रहा हूं, मैंने एक लिस्ट लगा दी है बच्चों, कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न हैं। आपको लिस्ट भी दिख रही होगी, यहां लिस्ट दिख रही है, उस लिस्ट के हिसाब से ही मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे। आपको ध्यान से सुनना है, हो सकता है अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। इस वीडियो को अवश्य देख के जाएं आप। आपसे पूछा जाएगा कि अनुमापन किसे कहते हैं, अनुमापन किसे कहते हैं। आप कहेंगे इस ज्ञात विलयन की सहायता से, यह ज्ञात विलयन है, किसी ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि को हम अनुमापन कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, समानता बता दिया अपनी। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में भी हो सकती है, सांद्रता मूल प्रति लीटर में भी हो सकती है, इसको मूलरता बोलेंगे। सांद्रता ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में भी हो सकती है। किसी में भी सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। तो क्या अज्ञात विलयन की, ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि अनुमापन कहलाती है। ठीक है नहीं। अच्छा, यह प्रश्न दूसरा किया उसने आपसे, ये जो अनुमापन की यह विधि है, इसको आयतनात्मक विश्लेषण क्यों कहते हैं। क्योंकि बच्चों जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जो अंतिम रीडिंग हम नोट करते हैं, उस अंतिम रीडिंग में हम अज्ञात विलयन का और ज्ञात विलयन का आयतन ही नापते हैं। किसको नापते हैं बच्चों, केवल आयतन को मापते हैं। क्योंकि हम इसमें केवल आयतन को मापते हैं, इसलिए इस प्रयोग को हम आयतनात्मक विश्लेषण ही कहते हैं। यह प्रश्न भी आपसे किया जा सकता है, अनुमापन क्या है आप बता दोगे, आयतनात्मक विश्लेषण क्यों कहते हैं आप यह भी बता दोगे। दूसरी बात आती है, प्रश्न दिया रहेगा
कि दिए गए दिस ये लिखा है कि मानक विलयन की सहायता से, ऐसा लिखा होता है आपके उद्देश्य में। आपसे पूछा जाएगा कि मानक विलयन क्या है, उसमें दिख भी रहा होगा बच्चों, मानक विलयन किसे कहते हैं। क्या कह रहा हूं, प्रश्न क्या आएगा, मानक विलयन किसे कहते हैं। मानक विलयन वह होगा जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होगी, यानी यह मानक विलयन है। इसमें कौन सा मानक विलयन है, M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन हमारा मानक विलयन है। ठीक है ना। मानक विलयन क्या होता है, मानक विलयन वह विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात हो। चूंकि आपके सिलेबस में सांद्रता ज्ञात करने की ये मुख्य विधि है मोलरता, तो आप मोलरता से ही मानक विलयन बनाएंगे। ठीक है ना, आप मोलरता को ही लेकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे। अगला प्रश्न आता है कि जो मानक विलयन है वह कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हमें दिख रहा है M/20 का मानक विलयन बनाना है और सामान्यतः मानक विलयन 250 ml आसुत जल में बनाते हैं। तो प्रश्न आया कि 250 ml मानक विलयन बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट का। कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, चूंकि M/20 बनाना है, W होता है M/M/V/1000, यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन की मोलरता, इसका अणुभार, इसका आयतन और बटे 1000। तो मोलरता हम ले लेंगे 1/20, अणुभार 392 होता है और आयतन 250 ml ले लिया हमने और बटे 1000 कर दिया। यह इससे 4 बार कट गए और जब सॉल्व कर लोगे आप, जो आंसर आ जाएगा उतना ग्राम आप फेरस अमोनियम सल्फेट तौलकर 250 ml जल में डाल देंगे। तो आपको प्रश्न किया, आपसे प्रश्न किया, प्रश्न करना आपको, डायरेक्ट आंसर आपको आना चाहिए। केवल प्रश्न क्या किया, मानक विलयन क्या होता है, हम कहें जिसकी सांद्रता ज्ञात है। कैसे बनाते हैं, इस सूत्र से बनाते हैं। ये वाला सूत्र मानक विलयन बनाने का सूत्र है। इसमें कौन सी राशि क्या क्या है, ये मोलरता है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये वॉल्यूम है और 1000 है। क्या मानक विलयन नॉर्मलता का भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। प्रश्न किया उसको, उसका भार कैसे निकालेंगे, उसका भार NeV/1000 से निकालेंगे। किसे निकालेंगे, NeV/1000 से निकालेंगे। N क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन की नॉर्मलता आपको गिवन होगी मानक की, उसका इक्विवेलेंट मास, उसका वॉल्यूम अपॉन 1000। यानी मानक विलयन को हम मोलरता और नॉर्मलता के पदों में बना सकते हैं। कोई आपसे कहेगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल ने आपसे अगला प्रश्न किया, ये जो मोलरता और नॉर्मलता है यह क्या चीज है। क्या कह रहा हूं मैं, प्रश्न आया मोलरता और नॉर्मलता क्या चीज है। आप कहेंगे मोलरता जो होती है वह 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के, थोड़े यहां लिख दूं, दिख नहीं रहा होगा आपको ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक होता है। क्या होता है भाई, 1 लीटर विलयन में सॉल्यूट के मूल, पहले मूल ले लें, क्या ले लें, मूल होती है मोलरता, और 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक होती है नॉर्मलता। अर्थात एक्सटर्नल आपसे प्रश्न पूछता है कि मोलरता क्या है, आप बता देंगे किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या और किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्रमशः मोलरता और नॉर्मलता कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों उसमें आपको दिख रहा है अगला प्रश्न क्या दिख रहा है कि मोलरता और नॉर्मलता कैसे निकालते हैं। मोलरता और नॉर्मलता निकालने के लिए बच्चों मोलरता और नॉर्मलता की समीकरण होती है। तो नॉर्मलता समीकरण क्या होती है, N1V1 = N2V2, ये होती है नॉर्मलता की समीकरण। नॉर्मलता ऐसे निकालेंगे, यह ज्ञात के लिए है, यह अज्ञात के लिए है। आपसे कहेगा नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, आप नॉर्मलता समीकरण लिख देंगे। प्रश्न आया मोलरता के लिए कौन सा सूत्र होगा, चूंकि हम जानते हैं N = X × M होता है, तो यहां पे N1 = हो जाएगा
X1 M1 V1 और X2 M2 V2। यहाँ X1 X2 क्या है बच्चों, प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ X1 X2 वह संख्या है जो अनुमापन में इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ज्ञात का और अज्ञात का। किसका? ज्ञात और अज्ञात के जो परमाणु हैं या जो आयंस हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं वह है जो ज्ञात होता है बच्चों। अभी हम आपने समीकरण पढ़ी हुई है, ज्ञात में Fe डाई पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनता है, ये ज्ञात के लिए है। और जो अज्ञात सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें Mn+7 से Mn+2 बनता है, ये भी हमने आपको बताया था। यानी यहाँ X1 की वैल्यू हो गई है 1 और यहाँ हो गई है 5, यानी इसमें 1 और इसमें 5 होगी, 1 और 5 आएगी। तो प्रश्न आ सकता था क्या क्या लिखा हुआ बच्चों उसमें कि मोलरता और नॉर्मलता परिभाषा बतानी है, किस समीकरण से ज्ञात करेंगे, इनकी समीकरणें लिख देंगे। ठीक है नहीं, इस समीकरण में X1 X2 क्या है हम बता देंगे। X1 X2 जब रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन चेंज है, क्या है? इलेक्ट्रॉन चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है। अब प्रश्न करता है कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करोगे भाई। प्रश्न आ जाता है कि आप तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करोगे, अगर आप नॉर्मलता का प्रयोग करोगे तो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करोगे। आप कहोगे तुल्यांकी भार हम ज्ञात कर लेंगे अणुभार में x का भाग दे देंगे, x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। अगला प्रश्न आया, इस अनुमापन में जो आपने अनुमापन किया है फेरस अमोनियम सल्फेट ज्ञात जो है उसका तुल्यांकी भार क्या होगा। हम जानते तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार, अणुभार होता है 392 बटे x, और x कितना होता है इसमें 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, यानी इसका तुल्यांकी भार 392 आया। प्रश्न आया कि MnO4 का तुल्यांकी भार बताइए। आप कहें कि MnO4 का तुल्यांकी भार 158 इसका अणुभार, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, 31.5 या 6 जो भी आएगा आप करके देख लेना, वो x का तुल्यांकी भार हो गया। आप तुल्यांकी भार का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं और इसके अलावा दोनों के तुल्यांकी भार पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आया यह अनुमापन जो होता है वह किस प्रकार का अनुमापन है, ये भी आ सकता है ना। यह अनुमापन जो है बच्चों वह रेडॉक्स अनुमापन, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है। कैसा है भाई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है। कैसा अनुमापन है? यह ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है। अगला प्रश्न बनता है ये जो अनुमापन है इस अनुमापन में ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हुआ। प्रश्न क्या आ सकता है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हुआ। हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है Fe डाई पॉजिटिव का Fe3 पॉजिटिव में, और रिडक्शन हुआ है Mn+7 का Mn+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन लगा है 1 निकला है, और इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं 5। तो यह भी कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं यह भी हम आपको आसानी से बता सकते हैं। प्रश्न आया उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। हम कहेंगे जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वह अपचायक है, और जिसका अपचयन हो रहा है वह ऑक्सीकारक है। अपचयन करने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक है और ऑक्सीकरण करने वाला पदार्थ अपचायक है। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है बच्चों, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न आया कि ये जो अनुमापन है हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा अनुमापन कंप्लीट हो गया है। इसको भी आपको दिख रहा होगा ना बच्चों, मैंने प्रश्न उसका भी लिख रखा है, वहां आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ऐसे हम कैसे देखेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा ज्ञात FAS है, FAS ज्ञात है, उसके हम 25 ml में बूंद बूंद करके KMnO4 डालेंगे।
क्या डालेंगे भाई? KMnO4। यह KMnO4 KMnO4 गुलाबी से रंगहीन होता जाएगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो विलयन का जो कलर है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा? हल्का और स्थायी गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हल्का और स्थायी गुलाबी रंग होना इस बात को सूचित करेगा कि हमारा अनुमापन कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न आता है, अनुमापन को कंप्लीटेशन होने की सूचना देने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अर्थात जिसका कलर दिखा वह पदार्थ क्या कहलाता है? वह पदार्थ बच्चों सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सूचक मतलब इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब किसी चीज को इंडिकेट करने वाला सब्सटेंस। इंडिकेटर वह केमिकल सब्सटेंस होंगे जो अपनी उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कंप्लीट होने की सूचना देंगे। क्या देंगे भाई? उसको इंफॉर्मेशन देंगे कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन या रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर इंफॉर्मेशन देते हैं कलर चेंज करके। क्या चेंज करके? कलर चेंज करके इंफॉर्मेशन देते हैं। अम्लीय माध्यम में कलर अलग, क्षारीय माध्यम में कलर अलग होता है। ठीक है नहीं? तो सूचक क्या है? जो इंडिकेट करते हैं केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। कैसे करते हैं? कलर चेंज करके। यहां सूचक कौन है? यहां सूचक कौन है? यहां सूचक KMnO4 स्वयं है। यह स्वसूचक है। क्या है बच्चों? KMnO4 स्वयं इंडिकेटर है। यह स्वसूचक का काम करेगा। यह केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के पश्चात हल्का और स्थायी गुलाबी कलर देगा। जब तक केमिकल रिएक्शन चलेगी यह रंगहीन रहेगा। जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी यह हल्का और स्थायी गुलाबी कलर आएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सूचक क्या है। अच्छा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जब सूचक अपना कलर दे देता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल आपसे पूछेगा। आप कहोगे उस बिंदु को एंड पॉइंट कहते हैं, अंतिम बिंदु कहते हैं, अंतिम बिंदु कहते हैं। ठीक है नहीं? याद रखना बच्चों, एंड पॉइंट। एक प्रश्न और भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इस जब हम अनुमापन करेंगे, हमने आपको लगातार बताया है कि अनुमापन में डाइल्यूट H2SO4 मिलाना अनिवार्य है। अम्लीय माध्यम में अनुमापन होगा। ठीक है नहीं? यानी अनुमापन किस माध्यम में होगा? अम्लीय माध्यम में होगा। यदि अम्ल ना हो तो क्या होगा? तो रेट ऑफ टाइट्रेशन बहुत स्लो हो जाएगी। अर्थात यह टाइट्रेशन की ऑक्सीडेशन, जो KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, वह बढ़ाता है। तो रेट ऑफ टाइट्रेशन बढ़ाता है, टाइट्रेशन स्लो होगा, आपके परिणाम ज्यादा एक्यूरेट नहीं आएंगे, अच्छे भी नहीं आएंगे। यह क्या करता है? टाइट्रेशन की रेट बढ़ाता है। अगला प्रश्न आता है, क्या इसके स्थान पर HCl, HNO3 या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं? प्रश्न अगला आया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्या ये ले सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। ये एक्सटर्नल पूछ सकता है आपसे। आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं ले सकते? प्रश्न आएगा। क्योंकि यह उस रिएक्शन में ऑक्सीकारक का काम करने लगेंगे। किसका काम करने लगेंगे? यह उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने लगेंगे और रिएक्शन का जो परिणाम है उसे प्रभावित कर देंगे, रीडिंग बदल देंगे, हमारी रीडिंग में एरर आ जाएगी। तो यह भी इनका यूज नहीं कर सकते, केवल इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये भी हो गया। तो आपको टाइट्रेशन के सभी क्वेश्चन तैयार होगा बच्चों, है ना। अब आपको अगली हेडिंग की ओर ले जाते हैं, आपका दूसरा प्रयोग के बारे में समझाते हैं। ये अब दूसरे ऑब्जेक्ट के संबंधित बात करते हैं। मान लीजिए एक्सटर्नल आपके पास आता है, उस समय आपका प्रयोग नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें दिए गए अकार्बनिक लवण में, किसमें दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। एक्सटर्नल आपके पास आता है, वो पूछता है बच्चों आप कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वो आपसे पूछता है आप कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ना क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पूछेगा पहले आपसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। आप तुरंत जवाब दे देना है कि आप हम कहना सर हमारा उद्देश्य है, हमें एक अकार्बनिक लवण दिया हुआ है, इस लवण में हमें एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान करनी है। ठीक है ना। आपसे वो दूसरा क्वेश्चन भी कर सकता है कि अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। बेटे बहुत परिभाषा है, सिंपल परिभाषा देनी है आपको, बिल्कुल सामान्य साधारण परिभाषा देनी है, वही आपका काम कर जाएगी। हम साधारण बात शब्दों में कहेंगे, साधारण शब्दों में यदि हम अम्ल लिखें H2SO4 या HCl, एक हम क्षार लिखें CaOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, यह क्षार है, ये अम्ल है। यदि अम्ल में से हाइड्रोजन हटा दें तो बचता है SO4 डाई नेगेटिव, या इसको हटाया तो बचा Cl नेगेटिव, और क्षार में से हाइड्रोक्सिल हटाया तो बचा Ca डाई पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। अब एक्सटर्नल ने आपसे पूछा अम्लीय मूलक क्या है, आप कहोगे सामान्य भाषा में आप कह सकते हो अम्ल में से हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो नेगेटिव मूलक बचते हैं, जो ऋणात्मक मूलक बचते हैं, वह मूलक अम्लीय मूलक होते हैं। इससे एक प्रश्न का उत्तर पहले से मिल गया, वो आपसे पूछ सकता था इस पर कौन सा आवेश आएगा, तो आपने पहले से ही बता दिया। अम्ल में से हाइड्रोजन निकालेंगे, जो ऋणावेशित मूलक बच गए, वह बचे हुए मूलक अम्लीय मूलक हैं। क्षारीय मूलक क्या है, इन पर कौन सा चार्ज होगा, क्षार में से हाइड्रोक्सिल आयन को हटाने के बाद जो धनात्मक मूलक बचेंगे, उन धनात्मक मूलकों को हम क्षारीय मूलक कहते हैं। एक प्रश्न यह भी आ सकता है, ठीक है नहीं। प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आएगा, जब आप टेस्ट कर रहे होंगे तो आपका कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट भी आ सकता है, ठीक है नहीं। तो प्रेसिपिटेट जब आएगा तो हम जानते हैं जब क्षारीय मूलक का परीक्षण विशेष होता है, शून्य ग्रुप से चालू करके पहले, दूसरे, तीसरे और आगे होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समूह का एक समूह अभिकर्मक भी होता है। तो प्रश्न आपसे यह भी किया जा सकता है बच्चों कि समूह अभिकर्मक क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आपसे किया जा सकता है। आप कहेंगे सर समूह अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है जो किसी समूह के लवण के विलयन में डालें या लवण में डालें तो वह उस समूह के तत्व का अवक्षेप बनाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, किसी समूह के तत्व जिस अभिकर्मक के साथ अवक्षेप बना लें वह उस समूह का समूह अभिकर्मक कहलाएगा, ठीक है नहीं। सभी समूहों के समूह अभिकर्मक, वो आपसे यह भी पूछ सकता है बच्चों कि शून्य समूह का समूह अभिकर्मक क्या है, यह भी आपसे जानकारी आ सकती है। शून्य समूह का समूह अभिकर्मक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अर्थात शून्य समूह का जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वांछित परिवर्तन करेंगे। आपसे पूछा जाए प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक क्या है, आप तुरंत बता दोगे इसका समूह अभिकर्मक HCl है। नॉर्मली डाइल्यूट ही लेते हैं। इसका समूह अभिकर्मक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरे समूह का समूह अभिकर्मक क्या है, कोई आपसे कहेगा, आप कह देंगे दूसरे समूह का समूह अभिकर्मक, क्योंकि HCl पहले से मिला हुआ था, इसमें हमने H2S और मिला दिया। क्या मिला दिया, इसमें हमने H2S और मिला दिया, यह दूसरे समूह का समूह अभिकर्मक है। तीसरे समूह का समूह अभिकर्मक क्या है भाई, तीसरे समूह का समूह अभिकर्मक NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH है। क्या है, NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH है। चौथे समूह का समूह अभिकर्मक क्या है, इसलिए बताया जा रहा है बच्चों, इनके क्वेश्चन बनने हैं अभी। चौथे समूह का समूह अभिकर्मक NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में H2S है। क्या है भाई, इन दोनों की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। प्रश्न बहुत बनने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्सटर्नल उनसे बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। प्रश्न यह है, पहला प्रश्न यह आया, आपको दिख भी रहा होगा, नेशनल अभिकर्मक बाद में बता देंगे। आपको दिख रहा है कि ग्रुप सेकंड और
ग्रुप फोर्थ दोनों का समूह अभिकर्मक H2S है, यहां भी है और यहां भी है। यहां HCl की उपस्थिति में H2S क्यों लिया गया? प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रुप सेकंड में HCl की उपस्थिति में H2S क्यों लिया गया। अगर बच्चों में यह नहीं लेते, यहां पे प्रश्न आपको जवाब है अब ये, यदि हम यह नहीं लेते तो चौथे समूह के जो रेडिकल्स हैं, जो बेसिक रेडिकल्स हैं, वह भी अवक्षेपित हो जाते। यहीं पे कहूँ वो भी सल्फाइड बनाते हैं, यह भी सल्फाइड बनाते हैं। द्वितीय समूह के रेडिकल्स भी सल्फाइड बनाकर अवक्षेपित होते हैं, चौथे समूह के रेडिकल्स भी सल्फाइड बनाकर अवक्षेप होते हैं। HCl मिला देंगे तो यहां केवल द्वितीय समूह के रेडिकल्स ही अवक्षेपित होंगे। आपका डायरेक्ट जवाब होगा। पहले तो यह चतुर्थ समूह के बेसिक रेडिकल को अवक्षेपित होने से बचाता है, आपका जवाब होगा। ठीक है ना बेटा। प्रश्न दूसरा बनता है, यह क्यों बचाता है, ऐसा क्या है बच्चों? इसमें एक आयन कॉमन है, इसको बोलते हैं सम आयन प्रभाव। क्या बोलते हैं? सम आयन प्रभाव। यह सम आयन प्रभाव है। इस सम आयन प्रभाव के कारण इसका आयनन कम हो जाता है और विलेयता गुणनफल भी कम हो जाएगा, वो इतना हो पाएगा कि द्वितीय समूह के सल्फाइड ही अवक्षेपित हो पाएंगे। ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, समय उतना ही है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसमें HCl क्यों मिलाया? HCl नहीं होता तो चौथे समूह के अभिकर्मक भी या रेडिकल्स भी अवक्षेपित हो जाते। HCl क्या कर रहा है? सम आयन प्रभाव के कारण इसकी आयनों की सांद्रता या इसके विलेयता गुणनफल को कम कर रहा है, जिससे केवल द्वितीय समूह के सल्फाइड ही अवक्षेपित हो रहे हैं। इसी तरह का एक प्रश्न और भी बनता है बच्चों, सेम इसी तरह का एक प्रश्न और बनता है, उसे ऊपर देखें। प्रश्न आता है, आपको दिख भी रहा होगा कि जो तृतीय समूह है, थर्ड समूह है, थर्ड समूह का समूह अभिकर्मक NH4Cl NH4OH है। क्या है भाई? NH4Cl और NH4OH है। तो इसमें NH4Cl क्यों लिया? डायरेक्ट NH4OH ले लेते अगर, तब क्या अंतर है, और NH4Cl लेने पर क्या अंतर है? फिर वही बात है बच्चों, अगर हम तीसरे समूह को अकेला NH4OH ले लें और इससे ही रिएक्शन करवा दें, तो इसके साथ साथ चौथे समूह और छठवें समूह के हाइड्रोक्साइड भी अवक्षेपित हो जाएंगे। उसमें क्या हो रहा था, दूसरे के साथ चौथे के भी जा रहे थे, उसको रोकने के लिए हमने HCl मिलाया। इसमें क्या होगा, तीसरे के साथ चौथे और छठवें दोनों के रेडिकल्स आ जाएंगे, उसे रोकने के लिए हमने क्या मिलाया? NH4Cl बनाया। NH4Cl फिर वही काम करेगा, इसका कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसकी विलेयता गुणनफल को कम कर देगा। इतना करेगा कि केवल तीसरे समूह के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो पाएंगे और चौथे और छठवें समूह के हाइड्रोक्साइड वहां प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो अगला प्रश्न हो गया, इसकी क्या उपयोगिता है? इसकी उपयोगिता HCl की उपयोगिता और NH4Cl की उपयोगिता एक ही तरह की है। एक प्रश्न और भी आता है बच्चों, बहुत पूछा जाता है, नेसलर अभिकर्मक क्या है? नेसलर अभिकर्मक क्या है और इसका क्या उपयोग है? यह प्रश्न भी आता है ना। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन, कैसा बच्चों? क्षारीय विलयन। इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन आपका नेसलर रिएजेंट कहलाता है। क्या कहेंगे भाई? नेसलर रिएजेंट पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन है, क्षारीय विलयन है। क्या उपयोग है इसका बच्चों? इसका उपयोग मुख्यतः अमोनियम सॉल्ट और अमोनिया के परीक्षण में होता है। इसके परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है नेसलर अभिकर्मक का। तो आपको इसमें क्या क्या याद करना है बच्चों? सारे ग्रुप के ग्रुप मेंबर, ग्रुप रिएजेंट याद करना है। एसिडिक बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं इसकी आपको जानकारी करना है।
नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है, इसकी जानकारी करना है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न और, यहाँ H2S क्यों लिया गया, सॉरी HCl क्यों लिया गया साथ में, इस बात को आपको याद रखना, ये बात पूछी जा सकती है आपसे। और यहाँ NH4Cl क्यों लिया गया NH4OH के साथ, इसको नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, क्या NH4Cl NH4OH के साथ ये क्यों लिया गया NH4Cl, ऐसा क्या हुआ कि ये लिया गया, इन सब की चर्चा की जा सकती है आपसे। एक्सटर्नल कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, आप तैयार होके जाएंगे। चलिए तीसरे प्रयोग की और आपको जानकारी देते हैं। तीसरा प्रैक्टिकल हो सकता है आपका, तीसरा प्रैक्टिकल पूछने भी आ सकता है एग्जाम एक्सटर्नल आपका, कि जब आप क्रियात्मक समूह की पहचान कर रहे होंगे तो वो आपसे पूछ सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। आप बताएंगे दिए गए पदार्थ में हमें क्रियात्मक समूह को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है नहीं, तो वो आपसे एक ही प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, वो आपसे यह पूछ सकता है। आप कहें क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जो यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। क्या कहोगे आप, क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है ना, यानी क्या करता है, यह यौगिक के रासायनिक गुण क्या करता है, निर्धारित करता है। अगला प्रश्न आया, तीन क्रियात्मक समूह आपको बना देगा, आपसे कहेगा इन क्रियात्मक समूहों को पहचानिए। प्रश्न क्या है, तीन क्रियात्मक समूह बने हैं, इन क्रियात्मक समूह की फैमिली बताइए, पहले तो किस फैमिली के हैं, आप तुरंत पहचान जाना, टेबल आपको बनाई हुई है, मैंने बताया है, यह एल्कोहल फैमिली है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह कीटोन है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इसके IUPAC में सफिक्स क्या लगाते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर में सफिक्स क्या लगाते हैं, सभी आ सकते हैं, मैंने 3 लिखे हैं, कोई भी पूछ सकता है आपसे, बच्चों ध्यान रखना। इसको ऑल कहते हैं आप कहोगे, इसको ओइक एसिड कहते हैं और इसको ओन कहते हैं, ये आप तुरंत फटाक से आंसर दे देना है, ठीक है नहीं। वो और प्रश्न कर सकता है आपसे, प्रश्न किया, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन्होंने कहा मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको एक अननोन कंपाउंड मिला है ना, अननोन कंपाउंड मिला, उस अननोन कंपाउंड में आपने Fe या पदार्थ लिख दें, क्या लिखा हमने, पदार्थ में आपने FeCl3 का उदासीन विलयन मिलाया, उदासीन विलयन मिलाया। ये तो बच्चों हमने अभी बताया है, पिछले 2 लेक्चर पहले की बात है, ये हमने बताया है, और आपने देखा कि आपका बैगनी रंग आ रहा है, कैसा आ रहा है बच्चों, बैगनी रंग आ रहा है। तो प्रश्न किया इससे क्या अनुमान होता है, पदार्थ कौन सा हो सकता है, पदार्थ कौन सा हो सकता है, जो आपके सिलेबस में उन्हीं को बताना, केवल आपको, आपका अनुमान निकलेगा, आपका अनुमान आएगा कि जो पदार्थ है वह फिनॉल हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, पदार्थ फिनॉल हो सकता है, कि यही फिनॉल का टेस्ट है, हमने आपको फिनॉल के टेस्ट का एक वीडियो भेजा भी है बच्चों, है ना, यह फिनॉल का टेस्ट है। और प्रश्न पूछ सकता है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कैसे करोगे, एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर कैसे करोगे, आपसे पूछा जाएगा। आप कहोगे सर इसके लिए बहुत से अभिकर्मक हैं, जैसे कि टोलेन अभिकर्मक, क्या है, टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, यह शिप अभिकर्मक भी होता है, फेहेलिंग सॉल्यूशन भी है,
यह सब क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है, टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं? आप कहेंगे अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। अगला प्रश्न भी आ सकता है, यह एल्डिहाइड को पहचानने में काम में आता है, तो एल्डिहाइड के साथ कैसी रिएक्शन देता है? जब एल्डिहाइड में इसे मिलाते हैं तो रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है भाई? परख नली के निचले सिरे में सिल्वर का एक लेयर बन जाती है, इसे रजत दर्पण कहते हैं। ठीक है नहीं? इस तरह के बहुत से प्रश्न आ सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आप इस वीडियो को देख के जाएंगे, पूरी मजबूती के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेंगे। मैं आशा कर रहा हूं मेरे सभी बच्चे अपनी प्रायोगिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। आपको आपकी अच्छी प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।